Hello friends, welcome back to our official YouTube channel of TechSaj, where we give you information about taxation, income tax, financial, legal and secretarial update. So stay tuned and subscribe our channel to get the notification first. So today I am here to discuss about change in MOE. चेंज इन एमओए का मतलब क्या होता है? एमओए जैसे हमने बहुत सारी कंपनीज़ की जब इनकॉर्पोरेशन की वीडियोस बनाई थी तब हमने आपको एमओए के बारे में बताया था। जो एमओए मतलब होता है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। जब आप अपनी कंपनी इनकॉर्पोरेट करते हो तो आप बहुत सारे फॉर्म्स फाइल करते हो, लेकिन एमओए एक फॉर्म होता है जिसमें आप अपनी कंपनी के ऑब्जेक्टिव को ब्रीफ में डिटेल देते हो कि आपकी कंपनी का ऑब्जेक्ट क्या है। इन डिटेल पूरी डिटेल्स आप उसमें देते हो, विथ शेयर होल्डिंग डिटेल्स भी देते हो उसमें कि आपके शेयर होल्डर्स की शेयर कितनी है और अपनी ऑथराइज्ड कैपिटल कितनी है वो भी बताते हो। बट अब चेंज इन एमओई क्या होता है? कंपनी तो हम इनकॉर्पोरेट कर लेते हैं, बट हम सोचते हैं कि यार अभी स्टार्टअप है तो अभी एक ही काम स्टार्ट करते हैं। अब एक काम हमने स्टार्ट किया, फ्यूचर अनसर्टेन होता है तो हमें पता नहीं हमारी कंपनी चलेगी या नहीं चलेगी। तो हम क्या करते हैं, एक ही स्टाइल से या एक ही ऑब्जेक्टिव लेके हम अपनी कंपनी स्टार्ट करते हैं। अब हमारी कंपनी है, हमने इनकॉर्पोरेट किया, छोटा हमारा माइंड था और छोटा हमने अपना ऑब्जेक्ट लिया था कि हम इसी ट्रेड में काम करेंगे। बट अब हमारी कंपनी चल गई, अब बहुत अच्छा काम हो रहा है तो हम चाहते हैं कि हम अपनी कंपनी को और आगे एक्सपेंड करें। तो हम जैसे पहले फ्लावर्स का बिज़नेस तो करते ही थे, अब हमें आगे उसको और भी बढ़ाना है, जैसे कैटरिंग भी देनी है, उसमें बहुत सारी चीज़ें अब हमें इंक्लूड करनी है। तो हम क्या करें, एक कंपनी तो बना ही रखी है, क्या मैं दूसरी कंपनी बनाऊँ अब दूसरा ऑब्जेक्टिव फाइल करने के लिए? तो नहीं, दूसरी कंपनी बनाने की कोई ज़रूरत नहीं। हमारे पास एक कंपनी है एक नाम से, उसी में हम अपना ऑब्जेक्ट और भी बढ़ा सकते हैं या और भी इंक्लूड कर सकते हैं। कोई ज़रूरत नहीं हमें नई कंपनी बनाने के लिए। तो उसके लिए क्या करते हैं, हम चेंज इन एमओए फाइल करते हैं। अब चेंज इन एमओए के लिए कौन सा फॉर्म्स होता है और क्या स्टेप्स होते हैं वो हम इस वीडियो में आज डिस्कस करेंगे। अब एमओए में बता दो दिया मैंने ये चेंजेस करते हैं। अब इसका स्टेप क्या होता है? इसका स्टेप 1 होता है पास बोर्ड रेजोल्यूशन। हमें सबसे पहले बोर्ड रेजोल्यूशन पास करना पड़ता है। अब बोर्ड रेजोल्यूशन में हम क्या करते हैं, बोर्ड रेजोल्यूशन में हम अपने सारे डायरेक्टर्स को बुलाते हैं और सीएस को बुलाते हैं जो कि ये फॉर्म सर्टिफाई करेंगी। उनके साथ बैठ के हम अपना डिस्कस करते हैं कि हाँ हमारी कंपनी पहले ये काम करती थी, अब हमें ये क्लॉजेस और ऐड कराने हमने कहा हमारे अपनी कंपनी में। तो आपके डायरेक्टर्स बोर्ड रेजोल्यूशन में ये चीज़ अप्रूव करते हैं कि हाँ ये आपका आइडिया अच्छा है या नहीं, ये अच्छा नहीं है। तो उस चीज़ के लिए हम सबसे पहले बोर्ड रेजोल्यूशन पास करते हैं। अब बोर्ड रेजोल्यूशन में आपके डायरेक्टर्स आपको अप्रूव कर दिया कि हाँ ये आइडिया बहुत अच्छा है, हम अपनी कंपनी और एक्सपेंड कर सकते हैं, इससे हमें मोर प्रॉफिट होगा और हमारी कंपनी अच्छी चलेगी। तो बोर्ड रेजोल्यूशन वाले दिन ये किया आपने, प्लस साथ ही आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग की भी डेट फिक्स करते हो, ठीक है। तो आपका सेकेंड स्टेप होता है कि आपने ईजीएम रेजोल्यूशन पास किया। ईजीएम रेजोल्यूशन में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन होता है ये। इसमें हम क्या करते हैं, बोर्ड रेजोल्यूशन में हमने अपने डायरेक्टर्स को बुलाया और उनके साथ डिस्कस किया। स्पेशल रेजोल्यूशन में हम क्या करते हैं, हम अपने मेंबर्स को, शेयर होल्डर्स को, सबको बुलाते हैं, उनके साथ भी ये चीज़ डिस्कस करते हैं, क्योंकि कंपनी का ऑब्जेक्ट चेंज करना एक बहुत बड़ा डिसीजन होता है। तो ये आप अकेले नहीं ले सकते हो, आपके डायरेक्टर्स को भी इन्वॉल्व करना पड़ेगा, उन्हें भी सेटिस्फाई करना पड़ता है। साथ ही आपके मेंबर्स, शेयर होल्डर्स, उनको भी बताना पड़ता है कि हम अपनी कंपनी के ऑब्जेक्टिव को ये चेंज कर रहे हैं या ये एक्सपेंड कर रहे हैं या ये चीज़ एक्सक्लूड कर रहे हैं, इंक्लूड कर रहे हैं, आपको सब कुछ बताना पड़ता है। तो आपने अपने मेंबर्स को बुलाया, उनसे डिस्कस किया कि हाँ हमें अपने ऑब्जेक्टिव में ये चीज़ इंक्लूड करनी है, ये चीज़ एक्सक्लूड करनी है। अब इसमें क्या होता है, बहुत सारे लोगों का अपना अपना ओपिनियन होता है। कुछ शेयर होल्डर्स मानते हैं कि हाँ ये आइडिया ठीक है, बट कुछ बोलते हैं अरे नहीं, जब हम इस चीज़ में स्पेशलाइज है ही नहीं या हमें आइडिया ही नहीं है तो हम क्यों करें। तो इसमें क्या करते हैं, हमने अपने सारे मेंबर्स को बुलाया। अब इसमें हम डिसीजन कैसे लेंगे, तो हम इसमें देखते हैं कि मेजॉरिटी कहाँ है। अगर हमारे मेंबर्स या शेयर होल्डर्स 75% से ज़्यादा या उतने ही मेंबर्स ने एग्री कर दिया कि हाँ ठीक है कर लो, तो हम अपनी कंपनी में ऑब्जेक्टिव चेंज करने का डिसीजन को आगे लेते हैं। और अगर 75% से कम रहता है तो हम नहीं कर सकते हैं। तो सेकेंड स्टेप हमने क्या किया है, ईजीएम रेजोल्यूशन पास किया है। अब थर्ड स्टेप क्या होता है, डिस्कस हो गया, रेजोल्यूशन पास हो गई, बोर्ड मीटिंग पास हो गई। अब थर्ड स्टेप है MGT 14 फाइल करना।
MGT 14 क्या होता है? ये एक साइंड एग्रीमेंट होता है विथ रेजोल्यूशन पास एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट के साथ। अब इस फॉर्म में क्या क्या कंटेन करता है और क्या क्या डॉक्यूमेंट्स जाते हैं ये हम डिस्कस करते हैं। तो पहला हम डिस्कस करते हैं कि ये फॉर्म क्या क्या कंटेन करता है। ये फॉर्म कंटेन करता है आपकी कंपनी का सिन नंबर, कंपनी डिटेल्स सच एज ईमेल आईडी, कॉन्टैक्ट नंबर्स, ये सब, कॉपी ऑफ रेजोल्यूशन पास्ड, डेट ऑफ पासिंग ऑफ रेजोल्यूशन, टोटल रेजोल्यूशन कितने पास हुए हैं, डिटेल्स ऑफ रेजोल्यूशन कि आपने रेजोल्यूशन किस चीज़ के लिए पास किया है, क्या ऑब्जेक्टिव है आपके रेजोल्यूशन पास करने का, तो ये सब MGT 14 में जाता है। अब इसके साथ अटैचमेंट क्या लगती है? पहली अटैचमेंट लगती है इसकी जो आपने बोर्ड ऑफ रेजोल्यूशन पास किया है, EGM रेजोल्यूशन पास किया है और एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट, ये तीनों अटैचमेंट इस फॉर्म के साथ अटैच होती है। अब ये फॉर्म फाइल कब करना होता है? जैसे सारे फॉर्म्स की ड्यू डेट होती है वैसे ही इसकी भी कोई फिक्स्ड ड्यू डेट नहीं है आप, बट इसकी डेट क्या होती है? इसकी डेट होती है आपने जिस दिन से रेजोल्यूशन पास किया है, जिस डेट पे, उसके विदिन 30 डेज़ के अंदर आपका MGT 14 में फाइल करना ज़रूरी है, या वही उसकी लास्ट डेट होती है। अब इस फॉर्म की फ़ीस क्या होती है? अब MCA में बहुत सारी फ़ीस किसी किसी की फिक्स होती है कि इस फॉर्म का सिर्फ इतनी ही फ़ीस जाएगी या इस फॉर्म की ऐसे जाएगी। तो कुछ फॉर्म होता है जो शेयर कैपिटल्स पे डिपेंड करता है, तो वैसे ही MGT 14 की फ़ीस भी आपके शेयर कैपिटल पे डिपेंड करता है। अब इस फॉर्म की फ़ीस क्या होती है? अगर आपकी शेयर कैपिटल 1 लाख से कम है तो आपकी फ़ीस होगी 200 रुपीज़। अगर आपकी शेयर कैपिटल 1 लाख से लेकर के 5 लाख से कम है तो आपके फॉर्म की फ़ीस होगी 300 रुपीज़। अब MGT 14 में फाइल नहीं करने के कॉन्सिक्वेंसेस क्या होते हैं? सबके अपने अपने एक लीगल फॉर्मेलिटीज़ होती है। अगर आपने MGT 14 में फाइल नहीं फाइल किया तो आपके ऊपर पहली पेनल्टी तो ये होगी कि आपको MCA जितनी भी आपके ऊपर पेनल्टी चार्ज करती है वो आपको पे करना होगा। सेकंड, आप डिफ़ॉल्टर पाए जाते हो तो आपको एक फॉर्म होता है CG1, वो आपको फाइल करना पड़ता है। थर्ड, आपको INC 28 फाइल करना पड़ता है जिसमें क्या जाती है? आपके पेनल्टी की रिसिप्ट जाती है जो गवर्नमेंट ने आपके ऊपर, MCA ने आपके ऊपर चार्ज किया है। हाँ, जो आपका ऑर्डर पास हुआ है और पेनल्टी रिसिप्ट होती है ये आपको इस फॉर्म में शो करना पड़ता है। MGT 14 फाइल नहीं किया तो उसके बाद आपके ऊपर पेनल्टी आने के बाद ऑर्डर पास हो जाता है जब, तो आपको ये 2 फॉर्म भी फाइल करना मैंडेटरी है। अब हम बात करते हैं फोर्थ स्टेप क्या होता है। फर्स्ट स्टेप हमने क्या किया? रेजोल्यूशन पास किया। सेकेंड स्टेप क्या किया? EGM रेजोल्यूशन पास किया। थर्ड स्टेप था हमने MGT 14 फाइल किया। अब फोर्थ स्टेप क्या है? इशुएंस ऑफ न्यू इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट। हमने अपनी तरीके से अपना ऑब्जेक्ट चूज़ कर लिया, चेंज कर लिया, मेंबर्स को सेटिस्फाई कर दिया, डायरेक्टर को सेटिस्फाई कर दिया, फॉर्म भी फाइल कर दिया। अब हमने जब फॉर्म फाइल किया है तो ROC क्या करती है? उस फॉर्म को चेक करती है। अगर ROC उस चीज़ से, आपके ऑब्जेक्ट से सेटिस्फाइड होती है कि हाँ ठीक है, तो वो आपको क्या करती है? एक नया इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट इशू करती है। उस सर्टिफिकेट में आपका जो सिन नंबर होता है पुराना वाला वो चेंज हो जाता है। ये एक मेन चीज़ है जो चेंज होती है। सेकंड, आपका ऑब्जेक्टिव भी चेंज हो जाता है। उसके बाद आपकी कंपनी का ऑब्जेक्टिव चेंज हो गया। फिफ्थ स्टेप क्या होता है? इनकॉर्पोरेशन में आपकी जो भी आपका MOA आपने जो भी चेंज किया है वो आपके हर MOA की कॉपी में होना चाहिए। ऐसा नहीं है आप कहीं पे यूज़ करो अपना पुराना कॉपी कि हमारा नया बाद में जब आएगा तब हम चेंज कर लेंगे या थोड़े टाइम बाद चेंज करा लेंगे, ऐसा नहीं होता है। फिफ्थ स्टेप ही आपका पूरा कंप्लीट तब होगा जब आप अपने जो भी MOA की कॉपीज़ है सबको चेंज करा के, जो भी आपने एडिट किया है, अपने ऑब्जेक्ट को चेंज किया है, वो सारा आपके MOA और AOA की कॉपी में प्रिंट होना चाहिए। तो ये 5 स्टेप है जिससे आप अपनी कंपनी का ऑब्जेक्ट चेंज कर सकते हो बिना न्यू कंपनी इनकॉर्पोरेट किए हुए। आपकी एग्जिस्टिंग कंपनी में ही आप अपना सब कुछ चेंज कर सकते हो, एक्सेप्ट वन थिंग, आप अपनी कंपनी का ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल चेंज नहीं कर सकते हो। ऑथराइज्ड कैपिटल आपका चेंज नहीं होगा इसमें। बाकी अगर आप अपनी कंपनी का ऑब्जेक्ट चेंज करना चाहते हो तो वो आप चेंज इन MOA कर सकते हो MGT 14 के साथ। सो थैंक यू। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके क्वेश्चन कर सकते हैं, आपको तुरंत ही रिप्लाई मिल जाएगा। थैंक यू।